बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल दर बदर इज़ा कलम अली शाह लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह न्यू नावल शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि वो आपको कितना पसंद आता है। ठीक है, थैंक यू। आदिल आज इरहा के घर से होता सीधा एयरपोर्ट गया था। इसने अपने जाने का किसी को भी नहीं बताया था। इसने ठान लिया था कि अब ज़िंदगी अकेले तन्हा गुजारेगा, और वो जो मोहब्बत की बातें करता था इसने खुद ही अपने हाथों अपनी मोहब्बत को रुसवा किया था। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट का इंतज़ार करते बैठा गहरी नज़रों से अपनी हथेलियां देख रहा था, जब जहां सवाए चंद लकीरों के कुछ न था। पर एक टैटू जो हया के नाम का इसने आज शामी में ही बनवाया था, वो इसके हाथ में हमेशा रहेगा। इस बात की इसे खुशी थी। इरहा के घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते रास्ते में टैटू शॉप पर रुका। वो खूबसूरत सा टैटू हया के नाम का बनवाया। जानता हूँ हया तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, पर आज मेरे यहाँ बेटी हुई तो मैं इसका नाम हया रखूँगा और बिल्कुल तुम जैसी बनाऊँगा, पाक दामन मासूम। हानिया चूँकि प्रेग्नेंट थी, इसलिए अदालत ने इस पर ऐसे हर किस्म की सख्ती रोक दी थी। आदिल को हर महीने हानिया के बचकन के लिए अच्छी रकम इसके खाने पीने के लिए अदा करने की सज़ा दे दी गई थी, और ये भी सुनवाई दे दी कि बच्चा होते ही इसके बाप के हवाले कर दिया जाएगा। हानिया को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। आज इसे अपने किए पर दुख था। सब छिन गया। दौलत, ऐश आराम, जिसकी खातिर इतना सब कुछ किया, एक झटके में खाक में मिल गया था, और बहुत जल्द वो अपने बच्चे को पैदा करके खो देगी। ये गम भी इसे चैन न लेने दे रहा था। यूं ही तो नहीं कहते कि किसी को तकलीफ़ इतनी ही दो जितनी कल को खुद के लिए भी सह सको। आदिल सर पर हाथ रखे बैठा था जब इसकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। वो जाने लगा जब पीछे से एक भारी मगर मध्यम आवाज़ के ज़ेरे असर रुका। रुको आदिल, तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आदिल ने पीछे मुड़कर देखा। इसकी आंखों में ज़रा भी दुख नहीं था। इसने अपने सनग्लासेस शर्ट की जेब से निकालकर आंखों पर लगाकर दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालकर अपने बाप को इशारे में ही बावर करवा दिया था कि सब बेसूद है। मुझे लगता है आपको मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। चले जाएं, अकेला छोड़ दें मुझे आप लोगों से दूर जाना है, बहुत दूर। ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं आप मेरी बाबा, अब मज़ीद मैं ख़ुद को बर्बाद नहीं करना चाहता। आदिल रुक जाओ, मेरा ना सही अपनी माँ के लिए रुक जाओ। वो तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी? तुम जैसा कहोगे हम करेंगे, पर हमें छोड़कर मत जाओ। सुल्तान साहब ने हाथ जोड़कर इससे इल्तिजा की थी। आदिल ने हाथों को थाम कर पेशानी से जोड़ दी। सब ख़त्म हो चुका है मेरा बाबा, मुझे सब तन्हाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। खुदा का वास्ता है ये मत छीने मुझसे। आदिल कहता हुआ पीछे हटा और फ़्लाइट के लिए अंदर चला गया। सुल्तान साहब सिर्फ बेटे की पुश्त देखते रह गए थे। इनकी गलतियां ऐसी थी, वो जान गए थे कि इस सज़ा के हकदार हैं, और ये सज़ा उन्होंने खुद लिखी थी। जब से आहान को डॉक्टर ने हया के डिस्चार्ज का कहा था, वो मुलाजमा को हॉस्पिटल इनके पास छोड़कर खुद घर चला गया था। वो हया को सरप्राइज़ देना चाहता था। इसने घर आते अपने घर की हर चीज़ बदल दी। पूरे घर के पर्दे उतारकर इन्हें सुर्ख पर्दों से भर दिया था। लाल गुलाब और सफ़ेद कलियों की बेलें पूरे घर में लगाकर इसमें सफ़ेद रंग की लाइटिंग की थी। लाउंज में खूबसूरत सा वेलकम का बैकग्राउंड बनाया। सोफ़ों पर और सुर्ख और सफ़ेद कवर्स चढ़ाए। सीढ़ियों को फूलों की पत्तियों से भर दिया था। ग्रिल को फूलों की बेलों से भर दिया था। पूरे घर में गुलाबों और कलियों की महक इसकी खुशी को वाज़े कर रही थी। पूरे घर को फूलों से सजाकर इसने छोटा सा स्टेज अपने लाउंज में बनवाया, जिस पर एक गुलाब के फूलों से सजा झूला था जो इसने ख़ास हया के लिए रखवाया था। साथ इसने अपने कुछ अजीज़ों अकारब को भी शाम की दावत पर इनवाइट किया था। माँ बाप बहन भाई तो इसके नहीं थे, पर जितने इसके रिश्ते बनाए वो इसके बहुत ख़ास थे। आहा ने एक रेड कलर की ड्रेस जिस पर हल्का हल्का सफ़ेद कंट्रास्ट था, वो एक रेड कलर का छोटा सा ड्रेस छोटे नन्हे मेहमान के लिए लेकर हस्पताल के लिए निकल गया। मेहमान आना शुरू हो गए थे। अब हया को लाना भी ज़रूरी था। आहान हस्पताल पहुंचा तो हया वहाँ से घर के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। ये क्या कर रही हो हया? तुम्हें पता है तुम ठीक नहीं हो। ये सब पैकिंग फरीदा मुलाजमा कर लेगी, तुम छोड़ो ये सब। हया ने तेवरियाँ चढ़ाकर इसे देखा। आपका क्या मसला है? और किसने कहा मैं बीमार हूँ? ठीक हूँ मैं। फजूल का रोब नहीं झाड़ा करो मुझ पर। आहान ने ठिठुराकर इसे देखा। तौबा, कितनी ज़बान दराज हो गई हो हया, मतलब अब तुम मेरे साथ ऐसी बात करोगी? आहान ने चिढ़कर कहा। हाँ, ऐसे ही बात करूँगी। ठीक है, आपने मेरी बहुत मदद की है, पर आपका मेरा रिश्ता क्या है? फजूल में मुझे साथ रखकर लोगों की नज़रों में गलत ठहरा रहे हैं।
ہر دیکھنے والا ہسپتال میں یہی پوچھ رہا ہے یہ آپ کے شوہر ہیں، کیا جواب دوں میں؟ ایک غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہوں، مجھے گھن آ رہی ہے خود سے۔ آہان میرے وجود کی جگہ میری روح زخمی ہو رہی ہے۔ حیا کے آنسو قریب کھڑے آہان کے ہاتھوں پر گرے، جس نے اس گرتی حیا کے ہاتھوں کو تھاما تھا، پر حیا اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے اس لمس کا احساس ہی نہ ہوا۔ ہو گیا تمہارا رونا دھونا، یہ بیگ پکڑو، اس میں تمہارے اور بیبی کے کپڑے ہیں، فٹافٹ سے پہن کر آؤ، بیبی کو ملازمہ تیار کر لے گی۔ حیا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ پکڑو اسے۔ حیا نے بیگ سے ڈریس نکالا تو وہ بہت ہی پیارا سا وزن میں بہت ہلکی ڈریس تھی، بالکل ویسی جیسی حیا کو پسند تھی۔ یہ کیا ہے، ہم کسی شادی پر جا رہے ہیں کیا؟ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے واہ، میری حیا کتنی سمجھدار ہے، ایک سیکنڈ میں گیس کر لیا۔ ہاں ہم شادی میں ہی جا رہے ہیں، فٹافٹ سے تیار ہو کر آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اور اسے گھوری سے نوازتی اپنا سوٹ لے کر واش روم چلی گئی اور ملازمہ بیبی کو تیار کرنے لگی۔ تقریباً آدھی سے زیادہ گھنٹے میں وہ اس کے سامنے تیار کھڑی تھی، خوبصورت سا جوڑا پہنے، ہلکی سی کریم اور ہلکی سرخ لپسٹک لگا کر، بالوں کو کھول کر اس نے خود کو سادہ سا تیار کیا تھا۔ سرخ رنگ کے شلوار قمیض میں وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ پرفیکٹ میڈم حیا، مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ 15 منٹ میں گاڑی آہان مینشن کے باہر رکی۔ پورے گھر کو سفید اور سرخ پھولوں اور لائٹوں سے سجایا دیکھ اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ آہان کا گھر پہلے کوئی کم خوبصورت نہیں تھا، جو اس نے یہ سب کر کے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ آہان نے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ اوپن کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ طرف بڑھایا۔ حیا کافی دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اس کو آ جاؤ نہیں ڈرو، ہمیشہ تقدیر ایک سی نہیں رہتی۔ حیا کی آنکھیں اس کے ایک لفظ پر نم ہوئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آہان کے ہاتھ میں دیا۔ آہان نے بیبی کو اس سے پکڑتا تاکہ وہ آسانی سے اس مومنٹ کو انجوائے کر سکے۔ گاڑی سے اترتے ان کے لیے مین ڈور اوپن ہوا تھا۔ دونوں اطراف گلاب کے پھولوں سے سجے ریڈ لیمپ لگائے گئے تھے۔ زمین کو گیندے کے اور گلاب کے پھولوں سے بھرا گیا تھا۔ دونوں طرف کچھ مہمان کھڑے حیا کو ویلکم کر رہے تھے۔ حیا کو پھولوں کی خوشبو اپنی ماضی بھلانے میں کارآمد ثابت ہو رہی تھی، جس ماضی کی وجہ سے وہ تھوڑا دیر پہلے ڈپریس تھی۔ اب اس کے ذہن میں صرف وہ لمحہ تھا جو آہان نے اسے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ گھر کے اندر پہنچی، جو اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حیا نے گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہر نفس اسے دیکھ کر خوش آمدید کہنے لگا۔ آہان نے حیا کو لے کر اسی جھولے میں بٹھایا جسے خاص اس نے حیا کے لیے سجایا تھا۔ پاس رکھے 2 بڑے صوفے پر مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ آہان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ قبول ہے سے کہنے سے پہلے آہان نے حیا کے بچے کو اپنی گود میں لے کر حیا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا بچے کے فیوچر کی پریشانی واضح تھی۔ آہان کی گود میں بچہ دیکھ وہ تھوڑی مطمئن ہوئی۔ نکاح ہوا تو آہان اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ حیا تھوڑا سا پیچھے کو ہوئی۔ بس حیا، اب تو شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ اب تو تم آہان کی بیوی بھی بن چکی ہو، اب تو میرا حق بھی ہے تم پر۔ حیا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ آہان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے حیا، اپنے بچے کا نام تو ہم نے سوچا ہی نہیں، کیا نام رکھنا چاہیے؟ شہزادے کا نام تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ حیا نے بچے کو پیار کرتے آہان سے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، آج پوری رات ہم اپنے بچے کا نام سوچیں گے، ٹھیک ہے؟ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ آہان نے اشارے سے فریدہ کو بلایا۔ حیا کو کمرے میں لے جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، میں تب تک مہمانوں کو دیکھ لوں گا۔ اور حیا، آپ چینج مت کرنا، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ آہان نے لب بیچتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ فریدہ حیا کو کمرے میں لے گئی، پر اس دفعہ وہ حیا کو آہان کے کمرے میں لے کر گئی تھی، جو آہان نے خاص اپنی بیوی کے لیے رکھا تھا۔ خود بھی وہاں کم ہی جاتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیلکنی سے آتی تازہ ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہاں بھی گلاب کی مہک اسے تر و تازہ کر رہی تھی۔ بیڈ کو بھی گلاب سے سجایا تھا۔ کمرے میں بچھا سرخ رنگ کا مخمل کا قالین اسے راحت بخش رہا تھا۔ ہر چیز بڑی مہارت سے سجائی گئی تھی۔ سرخ رنگ کا جھولا اس کے لٹل بوائے کے لیے ان کے بیڈ کے ساتھ پڑا تھا، جہاں اس نے اپنے بچے کو لٹایا اور خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ قسمت بھی کیسے کیسے امتحان کے بعد انسان کو خوشیاں بخشتی ہے۔ مجھے اللہ پر یقین ہے وہ اور امتحان نہیں لیں گے میرا۔ بچپن میں ماں باپ چھین لیے، جوانی میں جس ماں نے پالا وہ بھی چھین لی، عادل کی محبت کی پٹی آنکھوں پر بندھی وہ بھی کھل گئی، اعتبار بھی اٹھ گیا۔ آہان پر کیسے اعتبار کروں گی، کیسے سمجھاؤں گی اسے؟ کہیں نہ کہیں آہان بھی میرے زخموں کی وجہ ہے۔ آج اس نے مجھ سے شادی کی ہے، میں جانتی ہوں، ہمدردی میں کی ہے، محبت تو ہے نہیں،
मोहब्बत तो नहीं है, जिस दिन किसी से मोहब्बत होगी ये भी छोड़ देगा मुझे। मोहब्बत अपनी बीवी से हो जाए, इससे बड़ा मज़ा कोई नहीं है। मिसेज़ आहान। हया ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा जहां आहान खड़ा इसकी नेगेटिविटी को गौर से सुन रहा था। आहान ने पास आकर घुटनों के बल बैठकर इसके हाथ को थामा जो अब सिर्फ इससे नज़रें चुरा रही थी। हया, मैंने कोई हमदर्दी नहीं की तुम्हारे साथ, खुद सोचो। जो शख्स हैवान की तरह तुम्हें हासिल करना चाहता था वो तुम्हारे साथ हमदर्दी कैसे कर सकता है? मैं मानता हूँ तब मैं गलत था, तुम जुनून बन गई थी मेरा। जब तुम मेरी नज़रों से गायब हुई थी तब मैं हर रोज़ तुम्हें तलाश कराता था। मैं नहीं समझ पा रहा था वो हैवानगी है या मोहब्बत। अगर जिस्म की हवस हो तो दुनिया में औरतें कम नहीं हैं। मेरे सर पर सिर्फ हया का नाम सवार था। मैं कहीं भी जाकर अपनी प्यास बुझा सकता था, पर नहीं, मुझे हया चाहिए थी, बस हया। मोहब्बत में जिस्म लाजिम है। अगर तुम कहो मर्द के साथ भी रहो, शादी भी हो और तुम जिनसी ताल्लुकात ना हो, ये बेवकूफ़ी। हाँ, बस इसे हलाल तरीके से हासिल करो, किसी एक से ही, हर इंसान से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हर किसी से जो हो इसे पेशा कहते हैं। तुम मोहब्बत आदिल से कर चुकी हो और मैं तुमसे अब करने लगा हूँ। अब जब दोबारा तुम इतनी बुरी हालत में मेरे पास आई थी, मैं ही गुनाहगार हूँ तुम्हारा। तुम्हें मुझसे एक ना एक दिन मोहब्बत लाजमी हो जाएगी हया, क्योंकि तुमने सही वक्त पर गलत इंसान का इंतखाब कर लिया था। मुझे मौका दो हया कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। मैं तौबा करना चाहता हूं। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेंगे। मेरी बीवी की हैसियत से मुझे माफ़ कर दो। मेरी ज़िंदगी में सिवाय हया के और मेरे बच्चे के और कोई नाम नहीं है। आप क्यों आदिल के बच्चे को अपना रहे हैं? हया ने चेहरा उठाकर इसकी आंखों में देखते पूछा। हया, पैदा करने वाले से पालने वाले का दर्जा ज़्यादा होता है। ये बच्चा आदिल का ज़रूर है, पर जब ये इस दुनिया में आया ये तब से मेरे पास मेरे साथ है। ये मेरी हया का और मेरा बच्चा है। इसे हम दोनों इस दुनिया में लाए हैं। आदिल ने तो इसका पता होने के बावजूद भी तुम दोनों को तनहा छोड़ दिया था। फिर आदिल का कैसे हुआ? खून आदल का हो सकता है, तरबियत और परवरिश हमारी होगी। हया के आंसू आहान के हाथों को भिगोने लग गए थे। अच्छा, इधर देखो, मेरी बात सुनो। आहान ज़मीन से उठकर बेड पर लेट गया, हया के साथ बैठा। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ आहान के बेटे का नाम जयान कैसा है? मैं चाहता हूँ इसका नाम मेरे नाम से मिलता हो। अच्छा नाम है। हया ने मुस्कुराते हुए बच्चे को देखा, कहा, चलो ये भी फिक्स हो गया, आज से हमारे बच्चे का नाम जयान है। हया ने हसाबत में सर हिलाया। आहान जानता था हया को ठीक होने में वक्त लगेगा, पर वो इसे अपनी मोहब्बत से ठीक करना चाहता था। वो जानता था हया की ज़िंदगी में सिर्फ प्यार की ही कमी रही है। आहान ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पेशानी पर अपनी मोहब्बत का पहला लम्स छोड़ा था। आज से तुम मेरी और तुम्हारी आखिरी सांस तक और आखिरत तक तुम सिर्फ मेरी हया और मैं सिर्फ तुम्हारा आहान हूँ। और इस आहान को अपनी बीवी में शरारती, शर्मीली, गुस्सीली, नकचड़ी, हर तरह की क्वालिटी चाहिए। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपना ये मासूमाना अंदाज सिर्फ लोगों के सामने रखें, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। हया ने से तेवरियाँ चढ़ाकर देखा, जिस पर आहान का कहका छूटा। हाँ, देखा ना, ऐसे ही खूनखार बीवियों की तरह मेरा जीना हराम करती रहना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हया ने गुस्से में इसके हाथ पर चित लगाई। अपना असल रूप मत दिखाइए ना, मुझे देखना है। हया ने अपने कानों से झुमके उतारते हुए कहा, ओ रेली असल रूप जानती हो मेरा? आहान ने कहते हुए दोनों बाजुओं का घेरा इसके गिर्द डाला। ये हवान रोमांटिक बहुत है मिसेस आहान। इसके असल रूप से तो आप कभी नहीं बच पाएंगी। हया की सांस इस कदर तेज़ हुई कि आहान बाखूबी महसूस कर पा रहा था। मूँछों के नीचे छोटे होंठों पर बारीक सी मुस्कुराहट आई। आहान ने अपना चेहरा इसके थोड़ा और करीब किया। इसकी गर्म सांसें हया को मारने के दर पर थीं। ठंडी हवा के सर्द मौसम में भी इसके माथे पर पसीने की चंद बूंदें उभरी। आहान समझ गया था कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया अभी के लिए। आहान ने बाजू थोड़े ढीले किए और ख़ुद थोड़ा सा पीछे हटा। हया ने अपना सांस बहाल होते देखकर खुद को इससे दूर किया था। देखो ना हया, आज मुझे रोक ही ना पाई तुम। आहान के कहने पर हया ने हैरानगी से इसे देखा। निकाह की ताकत है ये, वरना तुम तो चिढ़ती बहुत ही मुझसे। हया ने इसे बेड पर लेटते देख फिर घूरी से नवाजा। आप यहाँ सोएंगे? इसने कुछ सोचते हुए पूछा। जी मैडम, आप भी यहीं ही सोएंगी? और किसी भी तरह की चूं चढ़ा किए बगैर चेंज करके यहीं आकर लेट जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। हया 15 मिनट बाद बेड के पास आकर खड़ी हो गई। आहान ज़ियान के साथ खेलने में बिजी था। बैठ जाएं ज़ियान की मम्मा, खड़े रहकर खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं है।
اس کے کپڑے آپ نے چینج کیے؟ حیا نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ظاہر ہے یہاں میں موجود ہوں تو میں ہی کروں گا نا، سوچا ہلکے سے کپڑے پہنا دوں اپنے سونے کو، پھر سکون سے پوری نیند پوری کر لیتے ہیں باپ بیٹا۔ احان کے یوں زیان کو قبول کرنے پر حیا نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ احان نے بیبی کو اپنے ساتھ لٹایا اور حیا کو بھی لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک ہاتھ زیان پر دوسرا حیا کے سر پر رکھ کر اس کے سر کو سہلانے لگا۔ احان تو سو چکا تھا، پھر حیا کب سے جاگتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہی تو چاہتی تھی وہ کہ کوئی اس کی زندگی بھر کے تمام دکھوں کو سمیٹ لے، اسے ہر غم سے آزاد کر کے اپنی محبت میں قید کر لے، وہ ہر ڈر سے آزاد ہو، اسے میرے کھو نہ جانے کا ڈر ہو، پر اس سے کوئی انسان مجھے چھیننے والا نہ ہو، اس کے بچے کو اتنی محبت مل جائے، اسے اور کوئی خوشی اس سے بڑھ کر نہ تھی۔ حیا نے احان کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر اپنا ہاتھ میں تھاما اور آنکھیں موند کر گہری نیند میں چلی گئی۔ اتنے دن سے خوفناک راتیں جاگتی آج بے خوف کسی کی آغوش میں بنا ڈرے سو رہی تھی، وہی حیا جو در بدر تھی۔ اسے گھر مل گیا تھا، اس کا اپنا گھر، احان کا گھر۔ کیا برا ہے کہ میں اقرار محبت کر لوں؟ کیا برا ہے کہ میں اقرار محبت کر لوں؟ لوگ ویسے بھی کہتے ہیں گناہگار مجھے۔ ختم شد۔